दोस्तों, महात्मा गांधी जी ने कहा है कि आपका कोई काम महत्वहीन हो सकता है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यह है कि आप कुछ करें। मतलब हमें कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि हमारा ये काम कैसा है, कैसा नहीं है। तो हेलो दोस्तों, मैं रवि कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद ज्ञानी टीचर में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जो हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चल रही थी उसका जो पार्ट 3 है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर दोस्तों आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन प्रेस कर लें। हेलो दोस्तों, हमारी एक वीडियो सीरीज चल रही थी जिसमें हम साइंस से संबंधित 1000 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, इसके हमने 2 पार्ट पढ़ लिए हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। यह वीडियो हमारा पार्ट 3 है। इसमें हम कुल 30 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी ये वीडियो और चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। हमारा पहला क्वेश्चन है बल गुणनफल है। ऑप्शन 1 है द्रव्यमान और वेग का, 2 है द्रव्यमान और त्वरण का, 3 है भार और वेग का और 4 है भार और त्वरण का। तो दोस्तों, न्यूटन की गति का जो सेकंड नियम है उसको वो होता है F बराबर ma, यानी जो बल होता है वो द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल होता है। तो इससे हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2 कि बल किसका गुणनफल है, द्रव्यमान और त्वरण का। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि नहीं है। यानी हमें ये देखना है कि कौन सी सदिश राशि नहीं है। ऑप्शन है विस्थापन, 2 वेग, 3 बल, 4 है आयतन। तो दोस्तों, सदिश राशियाँ वे होती हैं जिनमें परिमाण और दिशा निश्चित होती है, और अदिश राशियाँ वे होती हैं जिनमें केवल और केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती। तो विस्थापन सदिश राशि है, वेग भी सदिश राशि है, बल भी सदिश राशि है। ये जो आयतन है दोस्तों, ये आयतन है अदिश राशि। तो यही पूछा गया है कि सदिश राशि नहीं है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 आयतन। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है। ऑप्शन 1 गर्भाशय में, 2 अंडवाहिनी में, 3 अंड ग्रंथि में, 4 योनि मार्ग में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 अंडवाहिनी में। यानी निषेचन की क्रिया फैलोपियन ट्यूब में होती है और इससे जो भ्रूण होता है वो आगे गर्भाशय में चला जाता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन है कशेरुक रज्जु में से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है। ऑप्शन 1 13 जोड़ी, 2 33 जोड़ी, 3 31 जोड़ी, 4 12 जोड़ी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 31 जोड़ी। यानी कशेरुक रज्जु में से 31 जोड़ी तंत्रिका निकलती है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन है प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है। ऑप्शन 1 परम मस्तिष्क में, 2 अनुमस्तिष्क में, 3 कशेरुक रज्जु में, 4 तंत्रिका कोशिका में। तो जो प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र होता है वो होता है कशेरुक रज्जु में। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3 कशेरुक रज्जु में। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और हमारा अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी धातु रोशनी के बल्ब यानी बल्बों में, कहाँ पे, बल्ब में फिलामेंट के रूप में
प्रयोग होती है। तो ऑप्शन फर्स्ट है लोहा, सेकंड मोलिब्डेनम, थर्ड चांदी, फोर्थ टंगस्टन। तो जो बल्ब होते हैं दोस्तों, उनमें जो टंगस्टन धातु होती है उसका उपयोग फिलामेंट के रूप में किया जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन फोर्थ। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे शुष्क बर्फ कहते हैं? ऑप्शन फर्स्ट डिहाइड्रेट बर्फ, ऑप्शन सेकंड पहाड़ों पर गिरने वाली बर्फ, ऑप्शन थर्ड है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन फोर्थ है ठोस कार्बन मोनोऑक्साइड गैस को। अगर बात करें शुष्क बर्फ की, तो शुष्क बर्फ होती है ठोस CO2। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी ठोस कार्बन डाई गैस जो होती है वो शुष्क बर्फ होती है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्न धातुओं में कौन सामान्य ताप पर द्रव्य अवस्था में होती है या द्रव्य है? ऑप्शन फर्स्ट सीसा, ऑप्शन सेकंड पारा, ऑप्शन थर्ड निकिल, ऑप्शन फोर्थ टिन। तो वह धातु जो द्रव्य अवस्था में रहती है सामान्य ताप पर, वो होती है पारा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर है ऑप्शन सेकंड पारा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी धातु का अर्धचालक के रूप में ट्रांजिस्टर में प्रयोग होता है? ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट है तांबा, सेकंड जर्मेनियम, थर्ड ग्रेफाइट, फोर्थ चांदी। तो जो ट्रांजिस्टर में प्रयोग होती है अर्धचालक के रूप में धातु, वो होती है जर्मेनियम। कौन सी होती है? जर्मेनियम। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड जर्मेनियम। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और हमारा अगला क्वेश्चन है, टरबाइन एवं डायनमो से बिजली प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं? यानी सीधा सीधा सा ये पूछा जा रहा है कि डायनमो या टरबाइन से कौन सी ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है? तो ऑप्शन फर्स्ट है रासायनिक ऊर्जा, सेकंड सौर ऊर्जा, थर्ड है यांत्रिक ऊर्जा, फोर्थ चुंबकीय ऊर्जा। तो डायनमो क्या करता है कि जो यांत्रिक ऊर्जा होती है उसको विद्युत ऊर्जा में, किसमें? विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। तो यहाँ इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड विद्युत ऊर्जा। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से सबसे सख्त है? फर्स्ट हीरा, यानी कठोर सबसे क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है हीरा, सेकंड ग्लास, थर्ड क्वार्ट्ज, फोर्थ प्लेटिनम। तो सबसे सख्त होता है हीरा। इसका सही आंसर है ऑप्शन फर्स्ट। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पदार्थ खाने की वस्तुओं के परिरक्षण के रूप में प्रयोग होता है? ऑप्शन फर्स्ट है साइट्रिक एसिड, सेकंड पोटेशियम क्लोराइड, थर्ड सोडियम बेंजोएट या फोर्थ सोडियम क्लोराइड। तो दोस्तों जो सोडियम बेंजोएट होता है वो खाने की वस्तुओं के परिरक्षण के रूप में प्रयुक्त होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर द्वारा एनेस्थीसिया के रूप में प्रयोग होने वाली हास्य गैस है? ऑप्शन फर्स्ट नाइट्रोजन, सेकंड नाइट्रोजन ऑक्साइड, थर्ड नाइट्रस ऑक्साइड, फोर्थ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो जो हास्य गैस होती है वो होती है नाइट्रस ऑक्साइड। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड नाइट्रस ऑक्साइड। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, वाहनों से निकलने वाली गैस कौन सी है? ऑप्शन फर्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड, थर्ड मार्स गैस, फोर्थ नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो जो वाहनों से निकलती है
वो गैस होती है कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसका सूत्र है CO। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सेकंड, कार्बन मोनोऑक्साइड। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन है, खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैस मुख्यतः है फर्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड, सेकंड कार्बन मोनोऑक्साइड, थर्ड मीथेन, फोर्थ नाइट्रोजन एवं ऑक्सीजन का मिश्रण। तो जो हमारे गैस सिलेंडर में प्रयुक्त होती है वो मुख्यतः मीथेन गैस होती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पदार्थ साबुन बनाने में प्रयुक्त होता है? तो ऑप्शन फर्स्ट वनस्पति तेल, सेकंड मोबिल तेल, थर्ड केरोसिन तेल, फोर्थ कटिंग तेल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन फर्स्ट वनस्पति तेल। अगला क्वेश्चन है हमारा, मनुष्य के शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया कहलाती है या को क्या कहते हैं? ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट डायलिसिस, सेकंड हेलोलिसिस, थर्ड मैकेनिकल, फोर्थ पैरालिसिस। तो इसका सही आंसर है जो शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया होती है वो डायलिसिस कहलाती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है, विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है जो चर्म रोग में भी लाभदायक होता है, ऐसा कौन सा विटामिन है जो खट्टे फलों में पाया जाता है? ऑप्शन फर्स्ट विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन बी, ऑप्शन थर्ड विटामिन सी, ऑप्शन फोर्थ विटामिन डी। तो जो खट्टे फलों में पाया जाता है वो होता है विटामिन सी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 विटामिन सी। इसका रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल। ठीक है, और इसकी कमी से होता है स्कर्वी रोग। क्या होता है? स्कर्वी रोग। ठीक है, अगर बात करें हम विटामिन ए की तो विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनोल और इसकी कमी से होता है रतौंधी रोग। विटामिन बी का रासायनिक नाम है थायमिन और इसकी कमी से होता है बेरीबेरी। और जो विटामिन डी है इसका नाम है कैल्सीफेरोल और इसकी कमी से होता है रिकेट्स रोग। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसकी कमी से मधुमेह रोग होता है यानी डायबिटीज़? क्या होता है? डायबिटीज़ किसकी कमी से होता है? डायबिटीज़ की बात हो रही है दोस्तों। तो डायबिटीज़ किसकी कमी से होता है? ऑप्शन फर्स्ट ग्लाइसिन, सेकंड हीमोग्लोबिन, थर्ड हिस्टामिन, फोर्थ इंसुलिन। तो जो इंसुलिन होता है उसकी कमी से मधुमेह रोग होता है। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, पौधों एवं पेड़ों का खाना तैयार करने की प्रक्रिया कहलाती है? फर्स्ट कार्बोहाइड्रोलिसिस, मेटाबॉलिक सिंथेसिस, थर्ड फोटोसेंसिटाइजेशन, फोर्थ फोटोसिंथेसिस। तो पेड़ों के द्वारा जो खाना बनाने की प्रक्रिया होती है वो होती है प्रकाश संश्लेषण। वो होती है प्रकाश संश्लेषण होती है और इसको इंग्लिश में बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने के लिए उत्तरदायी पदार्थ है? ऑप्शन फर्स्ट बैक्टीरिया, ऑप्शन सेकंड DNA, ऑप्शन थर्ड एंजाइम और ऑप्शन फोर्थ इंसुलिन। तो जैविक सिस्टम में जो रासायनिक प्रक्रिया होती है उसको तेज करने के लिए जो प्रयोग में लाते हैं उत्तरदायी पदार्थ है वो है एंजाइम। इसका सही आंसर है ऑप्शन थर्ड। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रथम भारतीय उपग्रह है आर्यभट्ट, यानी हमारा जो प्रथम भारतीय उपग्रह कौन सा था? आर्यभट्ट। वो कब छोड़ा गया? ऑप्शन फर्स्ट 10 जुलाई 1992 में, ऑप्शन सेकंड 19 अप्रैल 1975 में, ऑप्शन थर्ड 1 नवंबर 1966 में, ऑप्शन फोर्थ 2 दिसंबर 1975 में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 19 अप्रैल 1975 में, यानी कि 1975।
अप्रैल 1975 को आर्यभट्ट छोड़ा गया था। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन है इनसेट 2A कब छोड़ा गया? ऑप्शन फर्स्ट 4 फरवरी 1975 में, 8 मई 1974 में, 10 जुलाई 1992 में या 19 अप्रैल 1975 में। तो दोस्तों जो इनसेट है वो छोड़ा गया था 10 जुलाई 1992 में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 10 जुलाई 1992। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और हमारा अगला क्वेश्चन है पानी का घनत्व अधिकतम होता है, यानी जो पानी का घनत्व वो मैक्सिमम कितने डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर होता है? ऑप्शन फर्स्ट यानी मैक्सिमम पूछ रहा है, कितना पूछ रहा है? मैक्सिमम। ठीक है, तो ऑप्शन फर्स्ट है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर, 4 डिग्री केल्विन पर, -4 डिग्री फ़ारेनहाइट पर, -4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो जो पानी का अधिकतम घनत्व होता है वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन फर्स्ट 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। अगला क्वेश्चन है हमारा दाढ़ी बनाने के लिए काम में लाते हैं। ऑप्शन फर्स्ट अवतल दर्पण, सेकंड समतल दर्पण, थर्ड उत्तल दर्पण, फोर्थ इनमें से कोई नहीं। तो दाढ़ी बनाने के लिए हम काम में लाते हैं अवतल दर्पण। इसका सही आंसर ऑप्शन फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है दोपहर के 12 बजे किस दिशा में इंद्रधनुष दिखाई देता है? ऑप्शन फर्स्ट पश्चिम में, सेकंड दक्षिण में, थर्ड पूर्व में और फोर्थ है यह दिखाई नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों कि दोपहर का जो 12 बजे का समय होता है वो उसमें सूर्य एकदम बीच में होता है ऊपर से, तो इंद्रधनुष नहीं बनता। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ, यह दिखाई ही नहीं पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है दूरदृष्टि निवारण के लिए काम में लेते हैं। पहला ऑप्शन है अवतल लेंस, सेकंड ऑप्शन है अवतल दर्पण, थर्ड है उत्तल लेंस, फोर्थ है उत्तल दर्पण। तो दोस्तों जो दूरदृष्टि निवारण होता है उसके लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करा जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। और जो निकट दृष्टि दोष होता है उसमें अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा फ्यूज का सिद्धांत है, यानी किस पर आधारित है या कौन सा है फ्यूज का सिद्धांत? तो विद्युत का रासायनिक प्रभाव, विद्युत का यांत्रिक प्रभाव, विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव या विद्युत का चुंबकीय प्रभाव। तो जो फ्यूज का सिद्धांत है वो है विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है परमाणु के नाभिक में कण होते हैं, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन व कण, प्रोटॉन व इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन व न्यूट्रॉन। तो दोस्तों परमाणु की जो नाभिक होती है उसमें ये नाभिक है, देखिए ये परमाणु की नाभिक है। ठीक है, इसमें जो होते हैं कण वो होता है P और N, यानी प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। तो क्या पूछ रहा है नाभिक में कण? तो नाभिक में कण कौन कौन से होते हैं? प्रोटॉन व न्यूट्रॉन। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यह हमारा क्वेश्चन है, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। आंतों में रोग के निदान में निम्न में से किन किरणों का उपयोग किया जाता है? ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन है हमारा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन फर्स्ट है एक्स किरणों का, सेकंड है अल्फा किरणों का, थर्ड है बीटा किरणों का और फोर्थ है गामा किरणों का। तो जो आंतों के रोग में निदान होता है उनमें एक्स किरणें होती हैं, उनका प्रयोग किया जाता है। दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन प्रेस कर लें
ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।